ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था बेटा? ठीक है, तो दीदी है ना, उसको दीदी को बोलो चालू करने को सब परमिशन बोलो। टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया और काइनेटिक एनर्जी भी हो गया। ये तीनों भी एक्सप्रेशन लास्ट रेड स्टैंड टी शर्ट, रेड टी शर्ट। अब मुझे बताओ व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी? फास्ट, ठीक है। अब तो बोल, नहीं पता, बुक भी नहीं खोलेगा, कैसा पता चलेगा बेटा? आया तो एक बार बुक खोल के देखो तो सही, क्या पढ़ा लास्ट टाइम। बैठ, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम 3 एक्सप्रेशंस फाइंड आउट किए थे। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, एग्जैक्टली उसके जैसा था। क्या क्या बेटा बोलो? एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, और उसके जैसा था टॉर्क एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग बॉडी। तीनों भी एक्सप्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किए हैं। और मैंने आपको बोला भी था कि 11th का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ के सबने एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? अगर मान लो दो बॉडीज हैं, अगर उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है और दोनों कोलाइड होते हैं, तो कोलिजन के पहले उनका जितना टोटल लीनियर मोमेंटम है, कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम रह जाएगा। हाँ, ज्यादा क्या होगा? पहले बॉडी का मोमेंटम ज्यादा, दूसरे का कम है। बाद में क्या हो जाएगा? पहले वाले का कम होगा, दूसरे वाले का ज्यादा हो जाएगा। यही होगा बेटा, तो वो दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, बट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल रिमेन्स द सेम। क्लियर है? यही बताया था मैंने, यही बताया था। अगर आवाज आएगा ना बेटा, तू बाहर चला जाए, आवाज आना ही नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको पहले लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्टेट एंड एक्सप्लेन करके आता है या स्टेट एंड प्रूफ करके आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमें प्रूफ करना है कि जब उस बॉडी के ऊपर, उस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर कोई बाहर का टॉर्क एक्ट नहीं होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। और मैंने कुछ और भी बोला था कि ओलंपिक्स में भी, चलो टोक्यो ओलंपिक्स हो ही रहा है ना, उसको डाइवर्स का गेम देखा है कि नहीं आप लोगों ने? बोला भी था मोबाइल में चेक करके आना डाइवर्स का गेम कैसे वो लोग जंप करते करते, बोला भी था, मैं देखा ना। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो। स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ, state and prove law of conservation of angular momentum. State and prove law of conservation of angular momentum. State and prove law of conservation of angular momentum. State and prove law of conservation of angular momentum. Done? ठीक है। अभी स्टेटमेंट पहले लिखो। स्टेटमेंट क्या है? When no external torque
ओके फाइन। तो क्या लिखा हम लोगों ने? external torque is acting on a rotating body. When no external torque is acting on a rotating body, when no external torque is acting on rotating body, then its angular momentum remains constant. Then its angular momentum remains constant. Done? अब यहां देखेंगे सब लोग प्लीज। ठीक है, अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है? L equals to R cross P. L equals to R cross P. L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। R क्या है? R रेडियस एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट का डिस्टेंस है R, और P क्या है? लीनियर मोमेंटम। बोला भी था मैंने, मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट बोले तो क्या? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते को क्या बोलता है? मोमेंट। सो मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंट। ठीक है, ये हमारा L इक्वल्स टू R क्रॉस P। नाउ differentiate upper equation with respect to T। क्या को डिफरेंशिएट कर रहे बेटा? मुझे प्रूफ करना है ना कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। वो प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? देखो, dl by dt dr by dt cross p plus r as it is dp by dt। कौन सा रूल बेटा? बोलो, यूवी रूल। रामचंद्र को याद करो। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन सेकंड वाला एज इट इज प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज सेकंड वाले का डेरिवेटिव बराबर है कि नहीं? बेटा यूवी रूल का अप्लाई करते बोलो पक्का, और कुछ नहीं, भले दोनों कुछ भी हो कर देने का। यूवी रूल अप्लाई कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल होना चाहिए। एक भी कांस्टेंट होगा तो नहीं कर सकते, दोनों भी वेरिएबल होगा कोई यूवी रूल अप्लाई कर सकते हैं। बराबर है? तो हम लोगों ने यूवी रूल अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं since dr by dt is b। याद करो सर्कुलर मोशन 11 स्टैंडर्ड, मैंने प्रूव किया था dr by dt से b, dp by dt से a। अब पूरा प्रूफ करने के बाद आपको बाबा भी बनाया था। मैंने बोला था भाई हमारा वेलोसिटी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ds by dt, और मैंने यहाँ पे dr by dt लेके v बोला, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस थोड़ी ना वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है। आप सब नहीं समझ पाया था, फिर मैंने प्रूफ भी किया था कि dr by dt ds by dt है, just by using triangle of acceleration। कल का बात याद 11th वाला बुक घर पे है ना, चलने वाले के पास जाके देखना एक बार, मैंने सब उस पर लिख के भी दिया हुआ। ठीक है, चलो यहाँ देखो प्लीज। तो dr by dt क्या है? b। आपको कैसे आया चेक करना पड़ता? 11th का सर्कुलर मोशन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जाके चेक करना, वहां पर dr by dt लिखा है, और dr by dt ds by dt है, वो डेरिवेशन के एंड पे मैंने लिख के दिया है जस्ट बाय ट्रायंगल ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है,
तो dr/dt हो गया। ठीक है, p क्या होता है बोलो? p मोमेंटम है ना, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ये हमारा मोमेंटम है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो dp/dt है, dp/dt इसको मैं बोल सकता हूँ फोर्स। क्यों बेटा dp/dt इज फोर्स? Why dp/dt is force? अरे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो p क्या है? मोमेंटम। dp/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमें क्या देगा? फोर्स ही देगा ना। तो यहाँ पे क्या है? dr/dt p is equals to mv dp/dt से। क्या था, कुछ डाउट है किसी को? पक्का डाउट नहीं है? सारे वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। dl/dt equals to v mv r f, आया ना? dl/dt as it is। यहाँ से मैं कुछ कॉमन नहीं ले रहा हूँ। कॉमन किसको ले? इसमें प्लस एंड माइनस होगा, उसको कॉमन लेंगे ना। यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन है, कुछ कॉमन ले नहीं सकते। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रीअरेंज कर रहा हूँ। v क्रॉस v जस्ट रीअरेंज कर रहा हूँ। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ टाउ। टाइप टाउ बेटा, टाउ इक्वल्स टू r क्रॉस f होता है कि नहीं? याद करो, मैंने मेजरमेंट में भी लिख के दिया था 11th स्टैंडर्ड में कि टॉर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्स मेकिंग कपल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो r क्रॉस f टॉर्क का डेफिनेशन भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं सिंस, या डायरेक्टली लिखो dl/dt इक्वल्स टू टाउ। पूछोगे नहीं कैसे? b क्रॉस b इज 0। काय को b क्रॉस b इज 0? ऐसे भी b क्रॉस b का मतलब होता है b साइन थीटा। ठीक है ना? डॉट होता है तो कॉस थीटा। स्केलर्स एंड वेक्टर्स याद करो। तो b क्रॉस b साइन थीटा, और दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0। साइन 0 0 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। आपको समझा है क्या? एग्जाम में ऐसा मत लिखना, गंदा दिखेगा, इंप्रेशन बनता जाएगा। तुमको पता है ना, तुमको अपने लिए लिख के रखना कि भाई कैसे 0 हो गया। ये हो गया dl/dt स्टॉप। लेकिन कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन, आपकी कंडीशन क्या है? सिंस नो एक्सटर्नल टॉर्क is acting on the body, no external torque is acting on the body। बॉडी को कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा, तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। टाउ इज इक्वल्स टू 0, therefore dl/dt equals to 0। it implies L is constant। इन राम सर को याद, राम सर ने हमको बताया है किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर m का डेरिवेटिव 0 है, L कांस्टेंट है। यही तो प्रूव करना था ना कि जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट होगा तो एंगुलर मोमेंटम L का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्रूव हो गया वाला पार्ट, यही करना था ना अपने को। तो पहले मैंने स्टेटमेंट दे दिया और बाद पूछ कर डेरिवेशन, इसमें प्रूव हो गया कि L क्या है? कांस्टेंट। लिख लेंगे इसको फटाफट, जल्दी से लिखो बेटा, फिर इसके एप्लीकेशन पे आते हैं हम लोग। एक बार
एप्लीकेशन करना, इसको तो एप्लीकेशन करेंगे। चलो आगे बढ़े, ये हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ, बाकी किसी का लिखने तो लिख लो, लास्ट 1 मिनट फास्ट। हेडिंग डालो सब लोग, क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, application of law of conservation of angular momentum. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ याद है, कैपलर्स सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ तो
by every planet is revolving around the sun in elliptical orbit in such a way that sun is at one of the foci. ये पहला. दूसरा वाला जो था ना, तीसरा वाला भी ठीक है. Square of time period of revolution is directly proportional to cube of semi-major axis. Semi-major axis बोले तो एक फोकाई को अगर कंसीडर करेंगे तो दो रेडियस हो जाएंगे, एक माइनर आर्क का, एक मेजर आर्क का, दोनों का मीन वैल्यू, उसी को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस. ठीक है. अभी पॉइंट ऐसा बेटा यहाँ पे कि जो सेकेंड वाला है वो जो बोलते हैं और जो रियल में है वो दोनों मैच नहीं होते. क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे सब एप्लीकेशन में, फर्स्ट एप्लीकेशन कैप्लस सेकेंड लॉ, कैप्लस सेकेंड लॉ. कैप्लस सेकेंड लॉ में कहता है कि हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया. दिस द एलिप्टिकल ऑर्बिट. समझो इस फोकाई पे हमारा सन है और यहाँ पे हमारा प्लैनेट, प्लैनेट एंड सन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, प्लैनेट एंड सन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, अगर समझो प्लैनेट यहाँ से यहाँ पर आ गया, इन दोनों को ज्वाइन करना लाइन इज लाइक दिस. तो उनका ऐसा कहना है कि दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया. सीधा सीधा दिख रहा है, सॉफ्टवेयर झूठ बोल रहे हो. बराबर है कि नहीं? हमको क्लियर ऐसा लग रहा है, कुछ तो गलत है. ऐसा नहीं है, दोनों सेम नहीं है. अब ये तो इनके कहने की बात हो गई बेटा. तो इसका मीनिंग क्या हो मैं बताता हूं. इसका मीनिंग क्या है? इसके कहने का मतलब ऐसा है कि हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है, किसी एक फोकाई पे हमारा सन है, ये हमारा प्लैनेट, हमारे प्लैनेट को यहां से यहां तक, मतलब पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आने के लिए जितना भी टाइम लगेगा टी, उतने ही टाइम में वो सिर्फ सी से डी तक ही जाएगा बस. कहने का मतलब क्या है? जितना टाइम इसको ए से बी तक आने को लगेगा उतने टाइम में यहाँ पे सिर्फ सी से डी इतना ही डिस्टेंस जाए. अब इधर भी छोड़ है सर, वही एलिप्टिकल ऑर्बिट है, वही प्लैनेट, वही सन. फिर सेम टाइम पे यहाँ पे बड़ा डिस्टेंस और सेम टाइम पे यहाँ पे छोटा डिस्टेंस. इसका पीछे का क्या मतलब है? मतलब तो बहुत साफ है. यहाँ पे उसका स्पीड ज्यादा होगा, यहाँ पे उसका स्पीड कम होगा. स्पीड यहाँ पे ज्यादा है, इसके लिए सेम टाइम में बड़ा कम है, तो सेम टाइम में कम डिस्टेंस. बराबर है, बराबर. आप लोगों लेकिन सर एक बात बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे स्पीड ज्यादा है और यहाँ पे स्पीड कम है. अब उसको मैं दो तरह से एक्सप्लेन कर. एक 10th वाला 11th वाले फार्मूले से, बोले तो ग्रेविटेशनल के फार्मूले के बेसिस पे, और दूसरा इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अदरवाइज को क्यों पढ़ रहे हैं? हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे देखना है ना, उसका एप्लीकेशन देखना है ना, इसके लिए पढ़ रहे हैं ना. तो यहाँ पे पहले मैं ग्रेविटेशन का जो लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बेसिस पे पहले एक्सप्लेन करता हूँ. देखो कैसे. ये हमारा प्लैनेट या हमारा सन, दोनों को ज्वाइन करने वाला डिस्टेंस इज दिस. या यहाँ पर भी डिस्टेंस इतना ही है बेटा. हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमें देता है क्या बेटा? बोलो, सेंट्रीपेटल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर. सेंट्रीपेटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय आर. यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कम है. दिस डिस्टेंस इज लेस. तो पूरा का पूरा फोर्स ज्यादा होगा. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स ज्यादा होगा. सेंट्रीपेटल फोर्स ज्यादा होगा मतलब वेलोसिटी ज्यादा हो सकता है ना, क्योंकि मास चेंज होगा नहीं, रेडियस चेंज होगा नहीं. फिर एक ही चीज सिर्फ बढ़ सकता है ना, क्या? वेलोसिटी. तो यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम है, वेलोसिटी सेंट्रीपेटल फोर्स मैक्सिमम, इसके लिए वेलोसिटी मैक्सिमम. और यहाँ पे कम टाइम है, या जितना भी टाइम है उसमें बड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर. और वही प्लैनेट जब यहाँ पर आ जाता है
दूर चला जाता है बेटा, यहाँ पर आ जाता है, तो भाई डिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं? As distance increases, force decreases, centripetal force decreases, and उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात है, सेम टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करें। मेरा बात सबको समझा? तो यहाँ पे इनके बीच का फोर्स ज्यादा है, सेंट्रिपेटल फोर्स ज्यादा है, इसके लिए वेलोसिटी ज्यादा है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, वही हमको देता है सेंट्रिपेटल फोर्स, वो भी कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा, करके यहाँ पे बड़ा सा डिस्टेंस, यहाँ पे छोटा सा। डाउट है? पक्का डाउट नहीं है? श्योर। अब ये तो मैंने एक्सप्लेन किया ये 11 के फार्मूले के बेसिस पे। अब इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। ये बेटा कोई जाके और को ऐसा घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है, कोई टॉर्क अप्लाई कर रहा है आपको ऐसा घुमाने का कोशिश कर रहा है, वो खुद से घूम रहा है ना, उसके ऊपर कोई बाहर का एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट हो रहा है क्या? नहीं है। मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। L इज कांस्टेंट। L क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर L कांस्टेंट है तो I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा, बिकॉज़ L इज इक्वल्स टू I ओमेगा होता है। अगर L कांस्टेंट है तो I और ओमेगा के बीच में क्या हो गया? इनवर्स वेरिएशन। बराबर है ना? प्रोडक्ट जब कांस्टेंट होता है तो दोनों में इनवर्स वेरिएशन, रेशियो जब कांस्टेंट होगा तो डायरेक्ट वेरिएशन, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा। ये यहाँ का है और ये यहाँ का है। बेटा I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है? mr स्क्वायर। mr स्क्वायर बराबर है ना? mr स्क्वायर और ओमेगा 1 को ओमेगा 1 ही रहने दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? m r2 स्क्वायर ओमेगा। तो मास तो दोनों जगह का सेम ही है ना? ठीक।
तो यहाँ पे देखो प्लीज, यहाँ पे L का वैल्यू क्या बेटा बोलो, कांस्टेंट। L कांस्टेंट है, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देख बेटा, I की जगह पे क्या लिखा, mr स्क्वायर। यहाँ पर भी I की जगह पे क्या लिखा, mr स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या डिस्टेंस कम है, तो mr1 स्क्वायर बेटा, मास तो सेम ही रहेगा ना, डिस्टेंस चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, r क्या है, कम है, और यहाँ पे r का वैल्यू क्या है, ज्यादा। r का वैल्यू कम है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है मतलब एंगुलर स्पीड ज्यादा है, एंगुलर स्पीड ज्यादा है, ओमेगा ज्यादा है, cos के साथ बोल रहा है। और यहाँ पे चले जाएंगे बेटा, तो r क्या हो गया, बड़ा, r बड़ा हो जाएगा तो I बड़ा हो जाएगा, I बड़ा होगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, ओमेगा कम होगा तो स्लो हो जाएगा। मेरा पॉइंट सबको समझा है क्या, सबको समझा है? तो ये हो गया, हमने इसके बेसिस पे बताया, ये किसके बेसिस पे बताया, मैंने लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंट। इससे पहले भी जो बताया था वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस। क्लियर है ना भैया? हाँ, और वैसे भी देख, अब देख बेटा, अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं? अब लग रहा है ना दोनों सेम है। मेरा बात सबको समझा? तो अब कैसा लिखना लिख लो बेटा आपके ऊपर। और देखो एक तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना, साथ में मैंने दो तरह से एक्सप्लेन किया है भाई। मैं मेरे को जो लिखा मेरे को लगा मैंने लिख दिया, आपको किस तरह से याद रहता आप अपने तरफ से याद करके लिख लो बेटा। अरे नहीं, अपने याद रहना चाहिए। जैसे बेटा देख, मेरी बात सुन रहे आलो, तो किसी को देख सकते हैं यहाँ पे देख, 100 कांस्टेंट बेटा, 100 कांस्टेंट, 1 into 100, 2 into 50, 3 into 3.333 something, 4 into 25, 5 into 20, सबको मल्टीप्लाई कर 100 ही आए, लेकिन एक का बढ़ रहा है, एक दूसरा कम होना चालू, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना। समझा क्या बोला? समझा?
एल तेरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इन दोनों में से एक का वैल्यू पड़ेगा तो दूसरे का वैल्यू अपने आप से कम होगा। चलो सेकेंड, कैलकुलेशन कर रहा है। उल्टा करके बाद में लिख दिया। बेटा दूसरा लिखो, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, time period of Earth's rotation, time period of Earth's rotation, time period of Earth's rotation is increasing. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ के रोटेशन का जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। 24 आवर से ज्यादा समय लगेगा इसको एक रोटेशन के लिए। कैसे देखो जरा सब ध्यान से। अब ध्यान से देखो यहाँ पे प्लीज, ये हमारा अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ देखो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा डायग्राम कैलकुलेशन में आपको बना के दिया भी था। सन मतलब हमारा और सन के इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है। यहाँ पे सन ऐसे ऐसे घूमता बेटा, इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता हमारा सन। दो तरह का मोशन करता है ना, स्पिन मोशन, ऑर्बिटल मोशन। बात तो सुनो यहाँ पे ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा घूमता है ना, इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है, इस तरह से घूमता है बेटा। कौन? अर्थ। अपने ये जो सनरेज है इसको हम बोलते हैं पोल, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, बराबर है ना। दिस इज नथिंग बट जस्ट द पोल, पोलर रीजन इसको भी बोल सकता है, पोलर या फिर पोल बोलो ना। ये पोल है,
ये भी पोल, ये हमारा इक्वेटर, ये भी हमारा इक्वेटर। अब यहाँ पे होगा क्या, इस पोर्शन में मैक्सिमम आइस वाला पोर्शन यहाँ पे बेटा, मैक्सिमम आइस वाला पोर्शन यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहां पे जाते जाते सनरेज एकदम स्लांट हो जाते हैं ना, सनरेज एकदम स्लांट हो जाएंगे तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी होता ही नहीं, होता है ना यहाँ पे। और मतलब मैक्सिमम टाइम यहाँ पे सर्दी रहता है, पूरा का पूरा जो आइस वाला पार्ट है और इस पोर्शन में है, इस पोलर रीजन में ही है। टुंड्रा रीजन वगैरह पढ़ा था ना कब, तो सर इसी 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 रीजन में है। ठीक है, अब देख जैसे मैंने पहले बताया है कि अर्थ को कोई जाके ऐसे ऐसे रोटेट तो कर नहीं रहा है, वो अपने आप से रोटेट हो रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, L इक्वल्स टू I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। पहले क्या था, बिफोर, और अब आफ्टर नहीं, नाउ। आफ्टर की तरह वर्स्ट होगा कुछ देख लेना आप लोग, नाउ का सिचुएशन जरा देखो क्या है, आफ्टरवर्ड्स को क्या गंदा होगा देखना बात। फिलहाल ये हमारा आइस है। देख वैसे हम बोलते हैं कि हमारे अर्थ पे 1/3 ही लैंड है, 2/3 तो वाटर ही है, 2/3 वाटर है, 1/3 लैंड है। तो जो 2/3 वाटर है वो सब जगह पे, मेजोरिटी जगह पे वाटर ही होगा अपना। कभी भी अर्थ का ग्लोब देखो, सब ब्लू 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 ही दिखता रहता है, बीच में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लैंड जैसा है, बाकी तो सब हमारा वाटर ही है। तो मेजोरिटी जगह पे बेटा यहाँ पे वाटर है, मेजोरिटी जगह पे ऐसा ब्लू ब्लू वाटर वाटर है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हमारा लैंड है। अब पॉइंट ऐसा है, पहले और अभी में क्या फर्क पड़ा है। पहले जो आइस था वो सब पोलर रीजन में ही था, और अब क्या हो रहा है बेटा बोलो, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हमारा आइस मेल्ट हो रहा है, और हमारा आइस मेल्ट होके कहाँ जाएगा, रिवर में जाएगा, रिवर के थ्रू ओशियन में जाएगा। आया ना, मतलब क्या हो रहा है कि जो मासेस पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में ही थे, अब वो सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। मतलब देख बेटा, मास अल्टीमेटली उतना ही रह जाएगा। क्या बढ़ गया बेटा बोल, मास का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया। याद है ना मेरा एग्जांपल, ऐसे और ऐसे में फर्क पड़ा ना बेटा। तो पहले कैसा था, मास ऐसा था, पास में था, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में था, अब मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखो उससे क्या फर्क पड़ेगा, L is equals to I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। I का वैल्यू क्या होगा, mr1 स्क्वायर ओमेगा 1, यहाँ पे क्या होगा, mr2 स्क्वायर ओमेगा 2। बेटा यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पर कोई फॉर्मूला होगा, T2 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा 2। ध्यान से देखना बेटा प्लीज, यहाँ पे पहले मासेस सब एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में थे, तो मास से डिस्ट्रीब्यूशन कम था, मास से डिस्ट्रीब्यूशन कम था मतलब आर का वैल्यू कम था, आई का वैल्यू कम, ओमेगा का वैल्यू ज्यादा, ओमेगा का वैल्यू ज्यादा। ओमेगा का वैल्यू जो भी था बेटा, जो भी था, उसके बेसिस पे हमारा टाइम पीरियड कितना था, 24 आवर्स, 24 आवर्स। अब क्या हो रहा है बेटा बोलो, अब राइट नाउ क्या सिचुएशन है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मास से डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो आर का वैल्यू इंक्रीज होगा, आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, ओमेगा का वैल्यू कम होगा। सोचो बेटा, जब ओमेगा का वैल्यू कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो टाइम पीरियड तो बढ़ेगा ही ना, और ये हो जाएगा मोर देन। जब एक पर्टिकुलर ओमेगा था तो 24 आवर्स, अब ओमेगा से वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो टाइम पीरियड तो बढ़ेगा ही नहीं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाएगा, आइस मेल्ट ओशन में जाएगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, हमारे रोटेशन का टाइम पीरियड बढ़ना चालू हो जाएगा। गेटिंग में जैसे क्या है, तो ये रोटेशन, मत बोलो बीच में, रुको। रोटेशन ऑफ टाइम पीरियड इंक्रीजेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और रीजन सबको समझा बेटा क्या है,
मास डिस्ट्रीब्यूशन पहले कब तक ज्यादा हो, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है बेटा, बोलो बढ़ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कम होगा। क्लियर है सबको, लिख लो उसको भी जल्दी से पास। देख हेलो, पढ़ाता मत बोला, कोई भी मत बोला, कुछ डाउट होगा तो वैसा है मैं बताऊंगा ना बेटा, मैंने कभी किसी को ना बोला है कि मैं नहीं जानता। पता है पोल है तो इक्वेटर ही रहेगा। हाँ, नहीं, बस ऐसे समझ में तो आता है, नोट्स में कुछ लिखना पड़ता है। चलो नेक्स्ट, कुछ दे रहा है क्या, देखो बेटा नेक्स्ट, डाइवर्स का जो डाई करते बेटा हाइट से नीचे पानी में, ओलंपिक में जो गेम्स रहता है, हम लोग क्या देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जंप करने से पहले अपने बॉडी को तुम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाते हो, then they jump into the water, बराबर है। देख बेटा, वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं,
देख अभी वो लोग पहले आके ना तो एज पे ऐसे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद अपने बॉडी को एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाते हैं, ऐसे एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में बॉडी को लाते हैं, फिर वो लोग जंप करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं नाले शाइनिंग मार रहे, चुपचाप जंप करो ना, शाइनिंग काय को मार रहे हो? एक्चुअली वो शाइनिंग नहीं मार रहे होते, अपने बॉडी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाने के पीछे का एक पर्पस होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है। देखो अभी ये वाटर लेवल है, ये हाइट से वो लोग जंप कर रहे हैं, तो इस हाइट से जब जंप करेंगे तो प्राइस किस पे रहता है? उनको अपने बॉडी को फुल ऑन ऐसे रोटेट करना पड़ता है अपने बॉडी, उनको अपने बॉडी को इस तरह से रोटेट करना पड़ता है बेटा, रोटेट करना पड़ता है। जो अपने बॉडी को उस हाइट से वाटर के बीच में ज्यादा बार रोटेट करेगा उसको ज्यादा प्राइस। पॉइंट समझा मैंने क्या बोला? क्लियर है यहाँ पे? अब होता क्या है, वो लोग खुद जाते हैं और जंप करते हैं, तो उनके पीछे खड़े रहता है क्या रेडियस ग्रेडियंट फो? ऐसा तो नहीं है बेटा, वो लोग खुद से ही जंप कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क या फोर्स उसके ऊपर का क्या बेटा बोलो? जीरो। नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग हम लोग बोल सकते हैं L is equals to I1 omega 1 is I2 omega 2, L equals to I1 omega 1 equals to I2 omega 2, ये फार्मूला है I1 omega 1 बराबर है। पॉइंट ऐसा है, फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग I के लिए? mr1 स्क्वायर ओमेगा के लिए 2 पाई n1, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? mr2 स्क्वायर 2 पाई n2, बराबर है ना? लिख दिया ऐसा हम लोगों ने। अब पहले वाले केस में अगर वो ऐसा बेंड नहीं करता अपने आप को, ऐसा स्टैंडिंग पोजीशन से ही जंप करता है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है कि नहीं? मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज्यादा है मतलब आई का वैल्यू ज्यादा है, आर का वैल्यू ज्यादा मतलब आई का वैल्यू ज्यादा है, ओमेगा का वैल्यू कम, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कम, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बराबर है? लेकिन अगर वो अपने बॉडी को ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाता है, बेंड हो के बॉडी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाके तब जंप करता है, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? कम, आई का वैल्यू कम, ओमेगा का वैल्यू ज्यादा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ज्यादा, गोल्ड मेडलिस्ट। आया ना? पॉइंट सबको समझ में आ रहा है बेटा क्या है? तो उसको अपने बॉडी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाने के पीछे का रीजन क्या है? तो अपनी बॉडी को जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना क्या हो जाएगा? कम। एल तो कांस्टेंट ही है, तो अगर आई का वैल्यू कम हो जाएगा तो ओमेगा का वैल्यू बढ़ेगा, ओमेगा का वैल्यू बढ़ेगा उसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बढ़ जाएगा, उसको प्राइस। मेरा बात सबको समझाए वाला? श्योर सबको समझा? चलो वेट, अभी एक छोटा सा वो फैन का एग्जांपल ले लो बेटा। वो फैन सीलिंग फैन दिख रहा है सबको? सीलिंग फैन सबको दिख रहा है? अभी फैन मान ले रोटेट हो रहा है और मैंने किसी को उठा के ऊपर रख दिया, बराबर है? किसी को मैंने अरे जो बोलते बोले वो समझने का कोशिश करो, फालतूगिरी कहना जरूरी है क्या? अरे जो बोलो मीनिंग तो समझो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। बड़ा सा ले ले भाई, वो फैन का एग्जांपल बोल रहा हूँ। स्टेशन पे देखा वो बड़ा सा टर्बाइन, उसको ले, उसको तो नहीं उड़ेगा ना, वो ले ले। तो बेटा उस पे भाई मान ले किसी को मैंने बिठा दिया, कहाँ पे? वो जो एक्सिस है ना, ऐसा एक्सिस, वो जो डिस्क है ना, डिस्क ऐसा, उसके ऊपर किसी को बिठा दिया, कोई नाले को बिठा दिया। अब क्या हो गया? फैन घूम रहा है, फैन घूम रहा, रोटेट हो रहा और ऊपर चुपचाप बैठा है, और उसको तो गप्पा गोष्ठी की आदत है, वो शांत बैठ नहीं सकता, तो बोर हो रहा है उसको। अब उसको नीचे आना है बेटा, अब बताओ क्या करेगा नीचे आने के लिए? वो जो प्लेट्स है ना, तीन, एक प्लेट पे से ना ऐसा डिस्कस चलते 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 यहाँ तक पहुंचेगा, जंप करेगा, नीचे आएगा, नालायकों के साथ जाके बैठ जाएगा, गप्पा गोष्ठी चालू करेगा। आया ना? बराबर है कि नहीं? बस अब मेरी बात सुन, पॉइंट ऐसा है, जब वो डिस्क के पास खड़ा है या बैठा है और उसके बाद वहां से उठ के अपने ब्लेड्स पे से एज की तरफ आ रहा है, तो इस फैन का स्पीड कम होगा, बढ़ेगा, उतना ही रहेगा, नन ऑफ अप। सोच समझ के बता आंसर दे। जब वहां से डिस्क के पास से चल के एज तक जाएगा, तो उसका उसका स्पीड
फैन का स्पीड कम होगा ज्यादा होगा उतना ही रहेगा ना होगा? क्यों कम होगा बेटा बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ 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 बोलो क्यों कम होगा? कोई बताएगा क्यों कम होगा? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। सो लिसन, एक सिंपल सी बात है, वो यहाँ पे रहे डिस्क के पास, यहाँ पे रहे एज पे आ जाए, उसके बॉडी के मास में कोई फर्क पड़ेगा? फैन के मास में कोई फर्क पड़ेगा? बट पॉइंट कैसा है ना, जब ये यहाँ पे था डिस्क के पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में था, तो मास से डिस्ट्रीब्यूशन कम था। अब जब यहाँ से दूर 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 जा रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, उसका डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर स्पीड तो कम होगा ना, फैन का स्पीड कम हो जाएगा। बट लॉजिक सबको समझा बेटा क्या है कि डिस्क के पास था मतलब मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में था, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जा रहा है, दूर जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, एंगुलर स्पीड अपने आप से कम होता है। वो प्योर गेटिंग में मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल फैन। ठीक है, बैले डांसर्स को देखा आप लोगों ने, बैले डांसर्स को देख, उनको कैसा रहता है ना, बैले डांसर्स का मेन क्या रहता है, कौन कितना फास्ट रोटेट होता है, कौन कितना फास्ट रोटेट होता है, तो जितना ज्यादा रोटेट हो पाएगा उसको उतना ज्यादा प्राइस है, उसको उतना ज्यादा वैल्यू रहेगा, ऐसा है। तो पॉइंट कैसा, लोग तो कुछ ऐसा शूज वगैरह उस तरह का पहनते हैं कि वो रोटेट हो सके, तो पहले अपने ताकत से, देख एक बात और, उनको रोटेट करने में कोई थोड़ी कैसा उंगली पकड़ के उनको गोल गोल घुमा रहा है, ऐसा तो है नहीं, वो लोग खुद से ही रोटेट हो। तो पहले अपने बॉडी को उस तरह से मोशन में लेके आते हैं, गोल घूमते घूमते उनका बॉडी गोल गोल घूमने लगे, फिर अपने ताकत से जितना ज्यादा फास्ट घूम सकते हैं उतना फास्ट घूमते रहते। अब उससे भी ज्यादा फास्ट करना है तो क्या करना है भाई, ताकत तो कोई लगा नहीं सकते, और जितना ताकत हो उतनी ताकत से तो घूम ही रहे, इससे ज्यादा ताकत हम लगा ही नहीं सकते और कोई बाहर हमको घुमा नहीं सकता, अपने आप से ही घूमना है। तो लोग क्या करते हैं, दूसरा आइडिया क्या लगाते हैं, तो भाई हमारी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो एक्ट हो नहीं रहा है, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। अब अगर आई कम होगा तब ओमेगा बढ़ेगा, तो क्या करते हैं, उनका बॉडी जो ऐसा रहेगा ना, उसका धीरे 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 वो लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आने लगते हैं, अपने बॉडी को जैसे से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आने लगेंगे, मास डिस्ट्रीब्यूशन कम होने लगेगा, एंगुलर स्पीड बढ़ने लगेगा, तो फास्टर फास्टर एंड फास्टर, बस एक मैक्सिमम स्पीड मेंटेन कर लेंगे, उनको स्लो डाउन होना है, फिर धीरे धीरे अपने बॉडी को ऐसे एयर में स्प्रेड करने लगेंगे, एयर में स्प्रेड करने लगेंगे, अपने बॉडी को एयर में स्प्रेड कर देंगे, मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, एंगुलर स्पीड अपने आप से कम हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। चलो जी, मेरा पॉइंट सबको समझा। तो जो बैले डांसेस का भी एग्जांपल है किसके ऊपर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे है कि नहीं? क्लियर है सबको मैंने क्या बोला, पक्का? चलो अगला क्वेश्चन, ये सब ना याद रखो, लिखना अपने ओन वर्ड्स में लिख के रखना बात। बेटा मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड देखा, मैरी गो राउंड सब बड़ा सा झूला रहता है, सब बैठने का अरेंजमेंट रहता है, कहीं कहीं पे तो हाथी घोड़ा ऊंट फलाने ठिकाने ऐसे रहते सब। तो बेटा कैसा है, मान ले वो ऐसा खाली है, कोई बैठा नहीं और वो घूम रहा है, यहाँ से 8-10 लोग गए भाई, कोई कूद के सीधा हाथी पे घोड़े पे ऊंट पे जीप पे फलाने ठिकाने सब बैठ के बेटा और वो घूम ही रहा है। तो ये सबके बैठने के बाद, ये सबके बैठने के बाद स्पीड बढ़ेगा कम होगा, स्टैंड वेट, हाँ बेटा बोल, ये लोग इनके बैठने के बाद स्पीड उस मेरी गो राउंड का बढ़ेगा कम होगा उतना ही रहेगा, नन ऑफ टाइप क्यों कम होगा वो तो एक्सप्लेन करना बेटा। हाँ अरे तेरे से पूछा, तो पूछा ना, बोल बेटा बोल, क्या रीजन ऐसा क्यों हो रहा है? तेरा बात मानने में मान भी लेता हूँ, स्लो डाउन हो, एग्रीड, क्यों स्लो डाउन? मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों कैसे बढ़ रहा मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन कर। ये नालायक, ये सड़ेले, 3-4 एग्जांपल दे दिया बेटा, उसके बाद भी अगर तू नहीं बता पा रहा, अभी की भी बात, ऐसा भी नहीं कि मैं 1 घंटे के बाद पूछ रहा हूँ,
तेरा ध्यान है नहीं, कुछ मतलब क्या है क्या मेरे को बोल, किधर देख कुछ मतलब क्या है क्या, उससे अच्छा मस्त घर पे सोया रहता, तेरा माइंड रिलैक्स होता, बॉडी रिलैक्स, सुबह सुबह उठ के इधर आके हम टाइम पास, ऐसा है क्या रे, पापा ने फीस भरा है तो मस्त एसी का हवा खा के वसूल करो, ऐसा है तो बोल बेटा, तो आजकल कभी कुछ नहीं पूछो, ये बराबर है क्या, तू ही मेरे को बोल, बराबर है क्या? मैं पढ़ाता हूँ तो इधर से आवाज आता है, बराबर है क्या, तू ही कह रहा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट इधर है ना, उधर से आवाज आता है। ये देखिए ये बेटा, अगर हम किसी का नाम भला नहीं कर सकते, किसी का बुरा करने का राइट है क्या, चल हमको नहीं पढ़ने का भाई, ठीक है चल मत पढ़, तो बैठ, तो पढ़ रहे ना बेटा, उनको भी तो डिस्टर्ब होता, किसी की भी गलती से मेरा दिमाग डाइवर्ट होता, पॉइंट ऐसा ना बेटा, इस दिमाग में बहुत सारी बातें रहे, सुन रहा है मेरी बात, तुम लोग उसको निकालना चाहोगे तो निकलेगा, नहीं निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा, प्लीज। और हम लोग फ्लो में बोलते हैं ना तो बोलते जाते हैं, तो ब्रेक होता है तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसा मत करो प्लीज, इट्स एन रिक्वेस्ट। अच्छा लगता है हमारा बेटा, ये सुन, अच्छा लगता है तेरे को, मैं ऐसा इंसल्ट दे रहा हूँ तो अच्छा लगेगा, अच्छा लग रहा तो बोल, मैं रोज ऐसे करूँ, तो चल क्वेश्चन पूछूंगा, तेरे को नहीं आएगा, तेरा मस्त इज्जत निकालूंगा, बाहर निकाल दूंगा, अच्छा लगेगा तेरे को, नहीं अच्छा लगेगा, मेरे को भी नहीं अच्छा लगता। देख लाइफ में कभी भी ऐसा बिहेव मत करो ना कि जब हमारे साथ होगा तो हमको बुरा लगे, तो लाइफ में कभी भी पढ़ाई के समय पे किसी का डांट नहीं सुना, डांट तक नहीं सुना, मार खाना तो बहुत दूर की बात, मुझे भी नहीं अच्छा लगता किसी को डांट, मैं कितने लोगों को देखता रहता हूँ अपने मोबाइल पे रहते हैं, फिर दूसरी दुनिया में रहते हैं, मैं उनको 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 खड़ा करके उनका मोबाइल लेके बेच सकता हूँ ना, आज तक कभी किसी को किया, 2 साल हो गए, किसी को किया क्या, तो खुद बहुत बुरा लगता है कोई हमारा इंसल्ट करेगा, इसके लिए मैं भी किसी का ऐसा नहीं करना चाहता, और मैं इसमें से किसकी भी इज्जत निकाल के बेच सकता हूँ बाहर, 2 मिनट लगेगा बेटा, तुम लोग बहुत पढ़ के आए रहोगे ना, फिर भी तुमको घुमा दूंगा क्वेश्चन में, तुम लोगों को आंसर नहीं आएगा, हम डेम श्योर अबाउट, और उस बेसिस को बाहर निकाल दो, कोई कुछ कर सकता है, आज तक कभी कुछ किसी को किया क्या, बेटा बाबू लल्ला प्यार से ही बोलता हूँ, ए बेटा प्यार का लैंग्वेज नहीं समझ में आता तो बोल, मेरे को दूसरा लैंग्वेज भी आता, ए बेटा ए इंडियन एयरफोर्स हो रहे डिफेंस, बेटा ना कैसा पसीना निकालते हैं ना, मेरे को पता है सब, बट अपन ऐसा नहीं करना चाहते, किसी की इज्जत नहीं निकालनी है प्लीज, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, फालतू की बात, मैंने बोला ना, देख तू नहीं कंट्रोल कर सकता बात करने का, कर, मैंने उसके भी ना बोला, कब कर, मेरा पढ़ा के हो जाता, लिखते समय करना, मैंने उसके लिए भी ना, पेस है, तो दूसरे को कॉपरेट करके करो यार, ये सबको समझा, मैंने कितने क्वेश्चंस पूछे, मेरी गो राउंड वाला देख, वो सेम उसने आंसर दिया, सही दिया, सुन के ही दिया, खुद को तो आंसर दिया नहीं, इसको उसको पूछा तो एक्सप्लेन कर कैसे, अरे पागल लड़का, मेरी गो राउंड खाली खाली घूम रहा था ना, सब लोग जाके बैठेंगे तो पूरे मेरी गो राउंड का मास नहीं बढ़ेगा क्या, मास बढ़ेगा ना, ये देख मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, अभी तक क्या बढ़ रहा था, मास डिस्ट्रीब्यूशन कम ज्यादा हो रहा था, इस बार क्या बढ़ेगा बोल, मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर स्पीड, पॉइंट समझा बेटा, बस ऐसे एक्सप्लेन करना था बाबू, सुना उधर उधर एक्सप्लेन कर देता था, पढ़ से तेरे को भी अच्छा लगता था, कॉन्फिडेंस आता था, मैंने आंसर दिया कर, ठीक है, ये सबको समझा, तो जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछा है अपने ओन वर्ड्स में फटाफट फटाफट लिख लो, पर ऐसा भी क्वेश्चन था बेटा एंट्रेंस में, ऐसा भी क्वेश्चन आया था सीईटी में, एक मैरी गो राउंड घूम रहा है, एक बच्चा भाग भाग के जाता है और कूद के जाके घोड़े पे बैठ जाता, तो इन दिस प्रोसेस व्हाट इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, क्या हो जाएगा बोलो, एंगुलर मोमेंटम किस तरह से कंजर्व रहेगा, उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, पहले मास कम था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, एंगुलर स्पीड ज्यादा था, इसके बैठने की वजह से क्या होगा, मास थोड़ा बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, एंगुलर स्पीड कम हो जाएगा, इससे क्लियर आप लोग, मतलब इसको तो लिख ही लो, उसके बाद जो वैलिड आंसर्स का मैंने बोला, वो फैन वाला एग्जांपल मैंने बोला, ऐसा एक और था आइस है बेटा, आइस एक बड़ा सा ना टर्न टेबल है, टर्न टेबल घूम रहा है, बीच में बड़ा सा आइस का पीस रखा है, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम उस टर्न टेबल का स्पीड कम होगा बढ़ेगा उतना ही रहेगा, नन ऑफ अबव, कम होगा, देख आइस मेल्ट होगा, मेल्ट होकर उसका पानी जो बाहर आएगा, चूंकि डिस्क कौन सा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, तो वाटर मॉलिक्यूल्स पे कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सब पानी सरकमफेरेंस की तरफ चला जाएगा, मतलब जो मासेस पास में थे
दूर चले गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, एंगुलर स्पीड कम हो जाएगा. होप यू आर गेटिंग दिस. लिख लो बेटा इसको अपने ओन वर्ड्स फटाफट. एग्जांपल से पूरा तो याद है. आज याद है, पूरी चाल है. ठीक है. मेरे काम होता है. बस स्टार्ट हुआ तो कुछ नहीं दिख रहा. क्योंकि चैप्टर टॉपिक हुआ ना, चैप्टर टॉपिक हुआ मतलब 20-25% क्वेश्चन है, 70% क्वेश्चन पढ़ाई करने के बाद कुछ नहीं पढ़ा. थोड़ा चलो छोटा कोई बांधने को काम आएगा.
ओके velocity चलो डन हाँ ओके बेटा जरा सुनो सब प्लीज ये हमको पढ़ना है दो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सुनो जरा सब ध्यान से पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये दोनों है क्या बेटा ये दोनों भी है क्या ये देना बेटा पेन दे पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पहले पैरेलल हम पढ़ेंगे क्वेश्चन कैसा आता है स्टेट एंड प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम 4 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन बेटा ए या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये दो में से कोई भी एक 4 या 3 मार्क के लिए आएगा तो इंपॉर्टेंट है पहले इसका मीनिंग समझो क्या है जैसे समझो कोई बॉडी है कोई लैमिना इसको लैमिना या कोई बॉडी बोल सकते हैं कोई बॉडी है मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना क्या फाइंड आउट करना बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए देखो दो चीजें होती हैं एक होता है डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है जैसे बेटा मान लो पूरा बॉडी 1 kg का है मासेस सब जगह पे यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन समझो वही 1 kg का मास है बट 1/4 kg यहाँ पे 1/4 kg यहाँ पे 1/4 kg यहाँ पे 1/4 kg यहाँ पे वायर के साथ चारों भी जॉइंट है बट 1/1 kg जिसको क्या बोलेंगे मास डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन तो जब डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम क्या करते हैं पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीसरे का चौथे का सबको ऐड कर दो तो आ गया पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है ना ऐसा करते हैं
लेकिन अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तब क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, समझ बता रहा हूं। देखो समझो अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो, दिस बॉडीज कीप ऑन रोटेटिंग अबाउट दिस गिवन एक्सिस, ये बॉडी इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, अबाउट दिस एक्सिस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, तो हम लोग यहाँ पे एक कोई भी छोटा सा मास ले लेंगे, यहाँ पे छोटा सा मास ले लेंगे, छोटे छोटे बाद में लिख, छोटू पर देख के लिखना ना, बाद में लिखना। ये देखो ये हमारा एक छोटा सा मास, इस बॉडी का कोई भी एक छोटा सा मास, यहां से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो छोटा सा मास मुझे पता, उसका डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इस छोटे से पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दो, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक नॉर्मल प्रोसीजर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का। क्या फिर से बोलो, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बोलो, इसमें कोई भी कहीं पर भी छोटा सा मास ले लेंगे, छोटे से मास इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरा बात सबको समझा है क्या, सबको समझा है। अभी मान लो यहां से मेरे को पास करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से, एंड अबाउट दिस एक्सिस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर से वही झमेला, छोटा सा मास, डिस्टेंस, मास का स्क्वायर इनटू सॉरी मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, उस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे बॉडी का मोमेंट। यही है ना बाबू, यही है ना यहाँ पे। तो कोई तो थे महानुभाव अच्छे लोग, हम स्टूडेंट के दिल का दर्द समझने वाले, भाई उन्होंने कुछ ऐसा रूल बनाया कि जिसकी वजह से हमारा बर्डन, हमारा टेंशन थोड़ा कम हो जाए। तो उन्होंने क्या फॉर्मूला बताया, उन्होंने क्या बोला, एक काम करो, जो भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, क्या बॉडी का सेंटर ऑफ मास, वो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करो, कहां से, सेंटर ऑफ मास से, और अबाउट दिस एक्सिस पूरे बॉडी का पहले एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तो वही मेथड रहेगा, एक छोटा सा मास लेना पड़ेगा, उसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको हम नाम दे देंगे, उसको हम नाम दे देंगे आई सफिक्स सी। क्या नाम देंगे बेटा बोलो, आई सफिक्स सी, आई सफिक्स सी, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू सेंटर ऑफ मास, थ्रू सेंटर ऑफ मास, ऐसा हम निकाल लेंगे, थ्रू सेंटर ऑफ मास बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई सफिक्स। अब मान लो एक दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करेंगे बॉडी में से, और यहां से मुझे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ पे होना चाहिए बेटा, पता है क्या, कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस सेंटर वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन का पैरेलल होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस पैरेलल एक्सिस क्या होगा, ये जो दूसरा वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट दिस एक्सिस। तो उसका फॉर्मूला है I0 equals to IC प्लस mh स्क्वायर। मतलब क्या बेटा, IC तो है, इस पूरे बॉडी का मास ले लो, और इन दो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस है ना h, उसको h बोल दो, डिस्टेंस ले लो h, उसका स्क्वायरिंग करो, और मास के साथ मल्टीप्लाई करके आईसी के साथ ऐड कर दो, वही इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सुनना मेरी बात, अब मेरे को मान ले एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास करना है, आप मेरे को बताओ सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, कि आपको बोलो इनके बीच का डिस्टेंस, क्योंकि बॉडी का मास तो ऑल द वे चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिस्टेंस निकाल लो, उसका स्क्वायरिंग करो, मास के साथ मल्टीप्लाई करो, आईसी के साथ ऐड कर दो, हो गया। मतलब किसी भी बॉडी का हमें एक ही बार पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा ओरिजिनल मेथड से, छोटा सा मास, उसका डिस्टेंस,
मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट किया तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है। उसके बाद तो भाई पैरेलल एक्सिस को अप्लाई करके किधर से भी पास करो और फाइंड आउट करना। तो स्टेटमेंट कैसा होगा यहाँ पे, स्टेटमेंट कैसा है ध्यान से देखो, बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस, क्या बेटा बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस is sum of equals to sum of moment of inertia of the body about an axis of rotation which is passing through the center of mass and product of mass of the body and square of distance between them. Mass of the body and square of distance. याद रहेगा सबको, पक्का सबको याद रहेगा। एक बार फिर से बोलते हैं, moment of inertia of the body about parallel axis equals to sum of moment of inertia of the body about an axis of rotation which is passing through the center of mass and product of mass of the body and square of distance between them. याद रहेगा सबको, श्योर सबको याद रहेगा। ये हो गया हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये स्टेटमेंट हो। अब इसको हमें प्रूव करना है बेटा, तो स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सिस थ्योरम 4 मार्क के लिए हो जाएगा। मेरा बात सबको समझा है? सुन मेरी बात, क्या करता है स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन लिखो स्टेट एंड प्रूफ क्या बेटा बोलो, स्टेट एंड प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप लोग क्या करोगे, स्टेटमेंट जीटीबी से छापोगे, ठीक है, प्रैक्टिस ही होगा, छापो जीटीबी से। अरे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट ने दिया ना टेक्स्ट बुक अपने को, क्या अरे दुकान वाले को तो गवर्नमेंट ने दिया ना, ऐसा क्या बोल रहे हो, दिया बेटा।
तो लिखिए सब लोगों ने। This everyone. नहीं, स्टेटमेंट जो लिखा है ना आप लोगों ने, उसके नीचे ऐसा लिख देना दैट इज मतलब स्टेटमेंट का मतलब यही है ना, आई वाला दैट इज आई जीरो इक्वल्स टू आई सी प्लस आई जीरो इक्वल्स टू आई सी प्लस। याद रखेंगे सब, याद रखेंगे सब, ये हमारा कोई बॉडी है, एनी बॉडी एनी शेप ऑफ द बॉडी। यहाँ ध्यान दो, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी है और सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है ना बेटा, वो ऐसे नहीं है, ऐसे है। कैसे पता चला? पीछे डॉट 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 है ना, मतलब ऐसा पास, मतलब ऊपर का दिख रहा है, बॉडी नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा ऐसा। तो डॉट 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 है मतलब कैसा है, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और ऐसा रेगुलर लाइन रहेगा मतलब बॉडी पे, बॉडी के साथ पैरेलल, ये रहेगा दिमाग में आपके सबके। तो ये दोनों भी बॉडी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। कैसे पता चला? इस डॉट 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 लाइन की वजह से। तो दोनों भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा, पैरेलल, मतलब ये है पैरेलल एक्सिस क्या है, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मुझे प्रूफ करना है आई जीरो इक्वल्स टू आई सी प्लस स्क्वायर, इसको मुझे प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करूंगा बेटा? देख कैसे प्रूफ करूंगा, जब मैं कोई भी एक छोटा सा मास ले लूंगा, दिया, छोटा सा मास क्या ले लूंगा, दिया, छोटा सा मास दिया, किसी भी पॉइंट पी पे, यहाँ पे पॉइंट पी ले लो, यहाँ पे छोटा सा मास दिया मैं, मुझे आई जीरो भी फाइंड आउट करना और आईसी भी फाइंड आउट करना है। मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? देख मैं पूरा सा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तुमको कहाँ से पढ़ना, नोट्स में से, जब अपने को नोट्स मिला है, मैं मेन मेन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। तो मैंने पहले भी बोला था, समझने का काम, कॉन्सेप्ट समझने का काम, कुछ एग्जांपल्स लिखने का काम हमारा यहाँ से करने का, और पढ़ने का काम कहाँ से करने का, नोट्स में से। प्रॉपर दिया ना, डायग्राम, स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, हमारा सेम ही है। ऐसा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं दे रहा, वो लिखाने में तो टाइम वेस्ट करेंगे। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे कोई भी बॉडी है, ये दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिर छोटा सा मास ले लिया दिया। तो मैं क्या बोलता हूँ, इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या हो, इसको मैं नाम दे देता हूँ आई सफिक्स सी। इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, अबाउट दैट एक्सिस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, बोलो आई सफिक्स सी। क्या बोलूंगा? आई सफिक्स सी इक्वल्स, क्या होगा बोलो, आई सफिक्स सी इक्वल्स, पहले तो इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, तो हम छोटे से मास से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या डिस्टेंस है छोटे से मास से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस कितना बेटा बोलो, डिस्टेंस कितना है, सीपी। तो सीपी का स्क्वायर इनटू डीएम, इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, उसको मैं ऐसा इंटीग्रेट कर दूंगा,
पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इंटीग्रेशन cp स्क्वायर dm, ये पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट दिस एक्सिस। अब मुझे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना अबाउट दिस एक्सिस, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा बेटा, देखो I0 इक्वल्स I0 है, IO इक्वल्स क्या है बेटा डिस्टेंस? ओपी स्क्वायर, मास है dm, तो डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास, छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, उसको इंटीग्रेट करेंगे बॉडी का। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, जो क्या हमारा इक्वेशन नंबर 2। कुछ डाउट है यहाँ तक किसी को? पक्का नहीं है? चलो अब हम यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे बेटा। इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? एच। यस, पहले मैंने इन दोनों को फाइंड आउट कर लिया, I0 का वैल्यू भी और IC का वैल्यू भी निकाल लिया। तो IC का भी वैल्यू और I0 का भी वैल्यू। अब उनको सर जब I0 आ गया तब आगे डेरिवेशन क्यों कंटिन्यू करने का? इसलिए कंटिन्यू करने का तो मुझे चाहिए हो क्या है? IC प्लस MH, और यहाँ पे I0 इक्वल्स क्या? इंटीग्रल OP स्क्वायर dl। पॉइंट समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेरे को तो ये वाला पार्ट यहाँ पे प्रूव करना है ना, तो उसके बाद डेरिवेशन को थोड़ा आगे कंटिन्यू करें। कैसे कंटिन्यू करेंगे? तो पहले बोलूंगा इन ट्रायंगल CP स्क्वायर CD प्लस CP स्क्वायर का वैल्यू मुझे आ गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। CP स्क्वायर, CD स्क्वायर, PD स्क्वायर। क्यों फाइंड आउट किया बेटा, बोलो क्यों फाइंड आउट किया? फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर में काम आएगा बेटा। इन ट्रायंगल ODP, ODP एंगल B is equals to 90। यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? OP स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। टू फाइंड आउट क्या बेटा, बोलो? अरे फ्यूचर की प्लानिंग करोगे तो काम तो करोगे। ओपी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, ओपी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए ना अपने को। क्यों बेटा? ये ओपी स्क्वायर यहाँ पे है और उससे क्या चाहिए? IC प्लस MH स्क्वायर। जब इस ओपी स्क्वायर को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तब तो आएगा ना बेटा। तो रिप्लेस करने के लिए उसका ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। ओपी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करो। अब यहाँ पे ऐसे चीज रहने दो। व्हाट इज ओडी? ओडी का ओडी ओसी प्लस सी, ओसी प्लस सी, दिस इज ओसी प्लस सी, तो होल स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। सो ओपी स्क्वायर इज ओसी का स्क्वायर 2OCCD प्लस CD का स्क्वायर प्लस पहले से इसका फ्यूचर प्लानिंग करके रखा था कि नहीं? समझा बेटा? वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर इज ओसी, व्हाट इज ओसी? एच, यहाँ पे लिख देंगे एच का स्क्वायर 2HCD, अब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? CP स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन
3। ये मेरे को आ गया ओपी स्क्वायर का वैल्यू। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। Now substitute of equation A, equation 2। in equation 2 में क्या होगा बेटा बोलो, क्या लिखेंगे इसको बोलो। I0 equals to integral OP स्क्वायर क्या होगा, H स्क्वायर 2HCD CP स्क्वायर DM। Therefore I0 equals to, बेटा देख ये ओपी स्क्वायर का वैल्यू रखा है ना, ब्रैकेट है डीएम है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे डीएम सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज एच स्क्वायर डीएम प्लस 2HCD डीएम प्लस सीपी स्क्वायर डीएम। कुछ डाउट है यहाँ तक? पक्का? चलो ये कंटिन्यू करते हैं। I0 इक्वल्स H तो कांस्टेंट है ना बेटा, यहाँ पे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, H कांस्टेंट है, H बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ डीएम, डीएम क्या है, छोटा सा मास, उसको इंटीग्रेट करेंगे मतलब पूरे बॉडी का मास, तो ये वाला क्या होता है, पूरे बॉडी का मास तो m और h स्क्वायर है। ये नहीं समझे तो फिर से बताता हूँ, देख यहाँ पे h स्क्वायर बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, बच गया डीएम। इंटीग्रल डीएम का मतलब होता है पूरे बॉडी का मास, पूरे बॉडी का मास m है, mh स्क्वायर। सीपी स्क्वायर डीएम देखो क्या, सीपी स्क्वायर डीएम आईसी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, इसको लिख देंगे आईसी। therefore I0 equals to IC plus mh स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हो गया प्रूफ। हाँ ये 0 कैसे आया, नहीं चाहिए था ना। चलो फाइन, ऐसा मुझे बोलना था, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए था इसके लिए 0 ले लिया, ऐसा थोड़ी होता है। अपनी मर्जी से कुछ थोड़ी कर सकते बेटा, सबका रूल्स रेगुलेशंस होता है। देखो आपको याद होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टाइम पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपके साथ ऐसा डिस्कस किया था। देखो कैसा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में कि हमारा कोई एक बॉडी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास जब मैंने डिस्कस किया तो बताया था ना, ये बॉडी है, विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास इसका मास 0 हो जाता है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इसका मास क्या हो जाएगा, 0। तो देख यहाँ पे रख रहे हैं, एक बॉडी नीचे आ रहा है, यहाँ पे रखेंगे तभी भी बॉडी नीचे आ रहा है, बट इस पोजीशन पे रखेंगे तो बॉडी नीचे नहीं आ रहा है। देख अगर यहाँ पे बॉडी ऐसा नीचे आ रहा था, यहाँ पे ऐसा बॉडी नीचे आ रहा था, तो उसका 2 रीजन था, इसके अंदर मास था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो गया बेटा बोलो, बॉडी नीचे आ रहा था। देख अब यहाँ पे बॉडी अगर ऐसा नीचे नहीं आ रहा तो उसका 2 ही मतलब है ना, या तो उसका मास नहीं है या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स है पक्का, फिर भी नीचे नहीं आ रहा तो फिर एक ही मतलब इसका मास नहीं। और फिर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, सच बोले तो ऐसा भी नहीं किसी तरह का मास नहीं है, बट इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसका मास 0 क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज ये बॉडी नीचे नहीं आ रहा। नीचे नहीं आने का रीजन क्या है, इधर का जो वेट होगा उसको ऐसा घुमाएगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, और उधर का मास रहेगा वो कैसा घुमाएगा बेटा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। जब दोनों ने किसी को बैलेंस कर लिया, इधर वाले ने बैलेंस कर लिया, इसके लिए ना तो इधर जा रहा है ना इधर का, बीच में क्या हो गया बाबू बोलो, बैलेंस हो गया। इधर भी नहीं जा रहा, बीच में क्या हो गया, बैलेंस। मेरा बात सब आ रहा है क्या, लेकिन ये भी तो उतना ही सच है कि इसका मास भी हो गया रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। कितना सारा एग्जांपल डिस्कस किया था आप लोगों को, मैंने बोला था ना खालिद ग्रेड को उठा के फेंक सकते, कमर पकड़ के उठा के फेंकना, सेंटर ऑफ मास का होल्ड करना बेटा बस।
तो वो चीज मतलब ऐसा भी नहीं कि मास सच में जीरो नहीं होता, इट इज कंसीडर्ड टू बी जीरो। क्यों? क्योंकि ऐसा होता भी है। तो यही केस यहाँ पर भी है बेटा। ये जो है ना विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे भी तो बताया था ना बेटा, आप इस तरह से रोटेट हो, आप इस तरह से रोटेट हो और एकदम बैठ के फिर रोटेट हो, फर्क है कि नहीं? यहाँ पे बहुत इजीली मतलब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम होगा, और बैठ जाने के बाद एकदम ही कम हो गया बेटा, एकदम कम, उसको हम लोग जीरो भी ले सकते। तो वही चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पे इसका इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे बेटा पता है? इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? यही जो भी आपको एक्सप्लेन किया ना, वो उसका रीजन लिखेंगे कि 1/g sum of moment of all small masses about center of mass is zero। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बॉडी का मास जीरो, जब मास इज जीरो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? जीरो। इसके लिए बीच वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इसका रीजन क्या देना है यहाँ पे बाजू में, बाजू में नोट्स में दिया हो, नहीं दिया हो तो मेरे को बोलना, मैं बोल दूंगा। क्या है बेटा बताओ? 1/g, क्या लिखेंगे? 1/g मास ऑफ ऑल द बॉडी। तो 1/g क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मास है, जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? वेट। अरे इनके अंदर मासेस, मास की वजह से नीचे आ रहे क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, फोर्स की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है? जी, मास और जी, तब जाके फोर्स हो रहा है ना, तब नीचे जा रहा है ना। इधर भी एम और जी, इधर का वेट इधर का वेट, तो वेट के टर्म में लिखने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ? 1/g इंटू मास ऑफ ऑल द बॉडी, मास जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो
डन क्या सबका क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? क्वेश्चन पूछो इस टॉपिक से तो कौन आंसर देगा? उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? कौन डेफिनेशन मीनिंग? ये लोग बुक खोलेंगे मतलब आंसर नहीं दे सकते। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? पहली बार सुना ना रेडियस ऑफ गायरेशन? उसकी बात कर रहा हूँ। बोलोगे क्या डरते क्या हो? रेडियस ऑफ गायरेशन एवरेज डिस्टेंस ऑफ ऑल स्मॉल डिस्टेंसेस। एवरेज डिस्टेंस ऑफ ऑल स्मॉल डिस्टेंसेस। डेफिनेशन क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस। बट वो रेडियस ऑफ गायरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसके लिए कंडीशन क्या दिया था? सो एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी रिमेन स्टेबल। याद आ रहा है? ठीक है। देख इस टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा? एक्चुअली ये तो चल रहा है सर्कुलर मोशन से ही चल रहा है, और अगर रोटेशनल की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ा था? रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो स्टेटमेंट दिया था कि रोटेटिंग बॉडी में स्ट्रेट लाइन पे सारे मासेस का एंगुलर स्पीड अलग अलग एक सेम होगा, लीनियर स्पीड अलग अलग होगा। सेंटर ऑफ मास, उसके 3 फॉर्मूले याद रखिए नहीं? मास कोऑर्डिनेट, मास एंड डिस्टेंस, फिर 2 मास के बीच का डिस्टेंस, फिर हम लोग आगे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला, ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, डायमेंशन, फिर उसका सिग्निफिकेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका सिग्निफिकेंस, बराबर है। फिर हम लोग आगे अपोजिट फॉर्मूले थे ना बेटा, कौन कौन से? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, देन स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद काम पे आगे भी हम लोग बोलो एप्लीकेशन में क्या क्या पढ़ा? कैप्लर्स लॉ पढ़ा, डायगोनल्स का पढ़ा, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अर्थ रोटेशन का टाइम पीरियड बढ़ रहा है, बैले डांसेस का फैन वाला एग्जांपल, मेरी गो राउंड का एग्जांपल, सो मेनी एग्जांपल्स। फिर 2 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल मैंने पढ़ा दिया, परपेंडिकुलर नेक्स्ट टाइम करेंगे। बाय।